हेलो एवरीवन। तो हमारी आर की सीरीज़ में यूनिट 3 के पार्ट 6 में हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका था। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके वेरियस टाइप्स के बारे में और उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस, लिमिटेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा डिस्कशन कर लेंगे इसमें। तो जो बेसिकली टाइप होते हैं हमारे फ्यूल सेल के, वो 4 टाइप के होते हैं। एल्कलाइन होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, मोल्टन कार्बोनेट होता है, सॉलिड ऑक्साइड, एफसी जो होता है ये फ्यूल सेल का एक्रोनिम है। ठीक है, अब हम समझते हैं एल्काइन फ्यूल सेल के बारे में। सबसे पहले देखो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो फ्यूल सेल का जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो एक की मैंने डिस्कस कर ली पिछली वीडियो में। तो हर एक की हम लोग रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये हमारे सिलेबस के डोमेन से बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा। इतने की हमें बिल्कुल ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेसिकली इनमें जो डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइप के जो फ्यूल सेल होते हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल फ्यूल सेल की तरह ही होता है, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जो भी लिक्विड के बीच में भरा होता है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो ये जो लिक्विड होता है ये किस तरह का नेचर का होता है? ये होता है एल्काइन नेचर का, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्कलाइन फ्यूल सेल। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि जो एनोड एरिया होता है, ये कौन सा है? ये एनोड है ना, जो एनोड टर्मिनल होता है इस पर हमारी रिएक्शंस आ रही होती है। अगर H2O और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होते हैं, और जो हमारा कैथोड होता है इस पे क्या होता है? इस पे OH हो रहा होता है, मतलब इस पे हमारे हाइड्रोक्सी आयन बन रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और यहाँ से क्या निकल रहा होता है? यहाँ से हमारा पानी निकल रहा होता है, यानी वाटर रिलीज हो रहा होता है। तो बस यही होता है इसमें एल्कलाइन फ्यूल सेल में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जो इसमें सोल्यूशन भरा होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर का कौन सा सोल्यूशन हो सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भरोगे तो NaOH, इसको ले सकते हो, बैलेंसी वगैरह को छोड़ो इसे। तो इसमें क्या होता है? कंप्रेस्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल को यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। इसकी इफिशिएंसी जो होती है 70% के आसपास रहती है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका होता है वो 150 से 200 डिग्री रहता है। इतना ही जानो इसके बारे में। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल की। इसमें भी सेम वही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कैसा होता है? फास्फोरिक एसिड का भरा हुआ होता है। इसमें एनोड पे क्या हो रहा होता है, यानी जो एनोड है जो, इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन आ रहे होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं यहाँ पे। और इस साइड में क्या होता है? इस साइड से हमारा वाटर रिलीज हो रहा होता है। बाकी सारा वही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, वो यहाँ पे जाके फिर से रिएक्ट करते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन होने के बाद H2O निकल जाता है नीचे से। और इसकी कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है इसका? 200 डिग्री टेम्परेचर होता है, और इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है? 55% होती है। ठीक है, और जो नॉर्मली जो कॉमर्शियल हमारी कार्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, और इसकी इफिशिएंसी 40 से 80% होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री, और इसमें सल्फर फ्री गैसोलीन फ्यूल की तरह यूज की जा सकती है। ठीक है, और जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जो इसके बीच में भरा हुआ मटेरियल लिक्विड होता है, वो कैसा होता है? वेरी करोसिव, यानी बहुत जल्दी वो उसमें जंग लगने की एबिलिटी होती है। तो और जो इसका प्लेटिनियम कैटलिस्ट होता है जो इसमें डालते हैं रिएक्शंस को तेज करने के लिए, वो कैसा होता है? बहुत महंगा होता है। तो ये कुछ खासियत थी इस फ्यूल सेल की। अब मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सब वही रहता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही है कि इससे जो हम पावर जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर लेते हैं इससे। ठीक है, और इसकी इफिशिएंसी होती है वो करीब 55% के आसपास होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 150 डिग्री के आसपास होता है, और इस साइड से हाइड्रोजन आ रही होती है, और इधर से बट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके निकल रहे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात यह है कि यहाँ पे जो कार्बन ट्राइऑक्साइड आयंस होते हैं जो यहाँ से आ रहे होते हैं, ये मोल्टन कार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये नाम से सब मतलब क्लासीफाई हो जाएंगे सारे के सारे। नाम को याद करोगे तो ईजिली इनके फिगर बना दोगे। सब में इलेक्ट्रोलाइट का ही थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज इस वाले में तो थोड़ा सा और चेंज आ गया। इसमें क्या है कि आप इधर से केवल ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, इधर से आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी फ्लो करा रहे हो,
ठीक है। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों फ्लो हो रही हैं। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन कार्बोनेट का, उससे रिएक्ट करके इधर से जो निकल रही है वो क्या निकल रही है, इधर से वाटर निकल जा रही है और हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्ट करके वो भी इसके साथ बाहर आ रही है। और जो लास्ट हमारा है वो है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल, ठीक से। इसमें भी बिल्कुल सेम ही है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम सॉलिड ऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से आ रही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन केवल इधर से ही करते हैं, एक पोरस मटेरियल जो तो समझा ही रखा है। यहाँ से ये रिएक्ट करके सॉलिड ऑक्साइड में आते हैं, ये ऑक्सीजन आयन इस साइड में बढ़ते हैं, फिर इससे रिएक्ट करते हैं और यहाँ से फिर रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या मिलता है हमको, वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, वाटर से इधर चले जाते हैं, बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस जो होते हैं वो यहाँ चले जाते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। बस यही है। अब इसके एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। जो इसका डिस्चार्ज है वो क्या होता है, पानी होता है, मतलब नो पोल्यूशन, ठीक है। हायर एफिशिएंसी देन कन्वेंशनल इंजन जो होते हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंसी में देता है। एक्सीलेंट पार्ट लोड कैरेक्टरिस्टिक एक्सीलेंट आती है बिल्कुल। इमिशन 0, ठीक है। और लॉन्ग ऑपरेटिंग पीरियड बिटवीन फेलियर, हमारे फेलियर बहुत कम होते हैं इसमें। नो रोटेटिंग पार्ट इन द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता मेन हार्डवेयर में, यानी उसके फेलियर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। नेग्लिजिबल नॉइस पोल्यूशन, मतलब नॉइस भी बहुत ही कम होता है और एयर पोल्यूशन होने के तो कोई चांसेस नहीं बनता, क्योंकि केवल हमारा क्या निकलता है, वाटर निकलता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। CO2 डिस्चार्ज विद मेथनॉल रिफॉर्म, देखो इसमें मेथनॉल रिलीज होती है, जो जब CO2 वाला जो सेल होता है उसमें CO2 जो डिस्चार्ज होती है, तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। लिटिल मोर इफिशिएंट देन अल्टरनेटिव्स, और जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं उनसे बहुत ही कम, थोड़ा सा ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी नहीं है। इसके अल्टरनेटिव्स को हम भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी करेंटली एक्सपेंसिव, और जो इस टाइम हमारी ये टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, तो इसीलिए हमारा ये एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। हाइड्रोजन ऑफन क्रिएटेड यूजिंग डर्टी एनर्जी, और जो हम हाइड्रोजन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, कोयला वगैरह के पावर प्लांट को यूज़ करके ही बनाते हैं आजकल। तो इसीलिए हाइड्रोजन से तो आप गाड़ी चलाओगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने के लिए आप इतना प्रदूषण कर दोगे कि उससे अच्छा है कि आप सीधे उसी से, मतलब पेट्रोल से ही गाड़ी चला लेते, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन इज डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और जो प्योर हाइड्रोजन होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है हैंडल करने में, क्योंकि अगर आपका एक सिलेंडर रखा है, इसमें हल्का सा होल है और सही से आप पकड़ गए तो पूरा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसको यूज़ करना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। कैन बी यूज्ड एज ए पावर सोर्स इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब कहते हैं जहाँ पे हमें लाइट वाइट नहीं है, मतलब एक तरह से जो एकदम कटा हुआ एरिया है आम जनसंख्या से, उसे बोलते हैं रिमोट एरिया, ठीक है। तो रिमोट एरिया में हमें कहीं पे ले आकर किसी द्वीप पे पावर चाहिए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज टू प्रोवाइड ऑफ ग्रिड पावर सप्लाई, ये भी वही बात है, ठीक है। कैन बी एप्लीकेबल इन बोथ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड लैंडफिल, सेलुलर फोन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, इनमें भी यूज़ की जा सकती है। हो सकता है आपको कभी देखने को मिले कि बैटरी की जगह पे फ्यूल सेल यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपको बैकअप दे रहे हैं 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जैसी भी एफिशिएंसी के वो बने, ठीक है। हॉस्पिटल, क्रेडिट कार्ड सेंटर एंड पुलिस स्टेशन, बसेस, कार, प्लेन्स, बोट, फ्लोट, ट्रेन्स, वैक्यूम क्लीनर, टेलीकम्युनिकेशन, MP3 प्लेयर etc, इन सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना ही था हमारे इस वीडियो में। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और ये यूनिट 3 आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और आपको अब तक कोई डाउट है तो आप उस वीडियो में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।